All right, good morning everyone. Great. Okay. कुछ लोग ज्वाइन कर गए हैं, ठीक है। कैसा रहा आप लोगों का रक्षाबंधन? ठीक ठाक। क्या आप लोगों ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू रक्षाबंधन मनाया? नहीं। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया था, एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं। वैसे तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो ही गया था। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बचा हुआ थ्योरी वाला पार्ट पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको कुछ कमर्शियल सेल्स के बारे में बताया था एंड देन कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का भी एक आइडिया दिया था। फिर हम लोग एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे एंड काफ़ी अच्छे से आप लोगों ने आंसर्स दिए थे मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस के। मतलब आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। पर हाँ, हम लोगों को थोड़े से आज क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने चाहिए। तो अब मेरे पास में आप लोगों के साथ प्रैक्टिस करने के लिए दो चॉइस है। एक तो ये है जिसमें मोर देन वन चॉइस क्वेश्चंस मैं आपके साथ में प्रैक्टिस करना चाहूँगा, या फिर जो ये क्या बोलते हैं, आई शुड से, हाँ, ये लेवल 1 लेवल 2 वाले क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस आप लोग पहले प्रैक्टिस करना चाहोगे, बताओ मुझे। विच विल बी योर फर्स्ट चॉइस? मोर देन वन चॉइस वाले पहले प्रैक्टिस करना चाहोगे या फिर सिंगल चॉइस वाले? 13th लेक्चर होगा ना आज, ठीक है। इसमें मैं वो तो इंसर्ट कर देता हूँ। बताओ दोस्तों, क्या डिस्कस करेंगे पहले हम लोग? एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स करनी है पहले, मोर देन वन चॉइस वाली। तुम बताओ प्रतीक। सिंगल चॉइस करें या फिर वन मोर देन चॉइस करें? वन और मोर देन वन चॉइस। चलो, अगर आप लोग नहीं बताओगे तो फिर मैं ही आप लोगों के लिए डिसाइड कर लेता हूँ। पहले हम लोग वन और मोर देन वन चॉइस वाले सवाल ट्राई कर लेते हैं। एग्जाम्पलर से स्टार्ट करते हैं, जहाँ से हम लोगों ने लास्ट क्लास में छोड़ा था। तो इसी में थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ मैं। चलो, प्रैक्टिस के लिए 18th क्वेश्चन से स्टार्ट करो। लेट मी नो 18th क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा।
अभी आप लोगों को बैकग्राउंड में ज़्यादा नॉइज तो नहीं आ रही है ना? मैंने थोड़ा सा सेटिंग चेंज करा था. आर यू गाइस एबल टू हियर मी प्रॉपर्ली? यस सर। यस सर। कुछ डिस्टरबेंस रहे बैकग्राउंड में तो मुझे बता देना जरूर. ऑलराइट, सो ओमकार ने आंसर देना शुरू करा है. ओमकार, इसमें आपका 3। वन और मोर देन वन चॉइस हो सकता है. इसमें सिंगल चॉइस नहीं है. तो आप लोग सारे ऑप्शंस को एक बार पढ़ो और फिर आंसर दो. ठीक है. So positive value of SRP. 2 और 3। इसमें वन और टू ऑप्शन में टू करेक्ट रहेगा. पॉजिटिव एसआरपी मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, है ना, इसीलिए उसका पॉजिटिव एसआरपी है. अच्छा, देन थ्री और फोर 3। में फोर आंसर रहेगा. कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस H2 ना. कॉपर लेस एक्टिव हो गया ना क्योंकि ऊपर चला गया. यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो, ये जब हम लोग लिखते थे ऐसे 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस, तो इसका SRP क्या रहता है? 0. और कॉपर इसके ऊपर आएगा. लेट मी शट दिस. कॉपर इसके ऊपर आएगा. कॉपर 2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग कॉपर सॉलिड, ये पॉजिटिव वैल्यू है. ठीक है. और जैसे जिंक का आपने पढ़ा था, तो जिंक का कैसा आ रहा था? नेगेटिव वैल्यू आ रहा था SRP का. तो इसमें क्या समझ में आता था? जिंक ज्यादा एक्टिव होता था, जिंक H प्लस को रिप्लेस कर सकता था. बट यहाँ पर कॉपर क्या हो जाएगा? कॉपर लेस एक्टिव हो जाएगा. कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा ना H प्लस को. कॉपर से हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगा. याद आया? यस सर। ठीक है. तो ये रिवीजन करना पड़ेगा, धीरे धीरे चीजें याद आ जाएंगी. ऑलराइट, 19th क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा? 19th में, अच्छा, थोड़ा जूम आउट कर लूँ या चलो रुको, इसको मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ थोड़ा नीचे, ताकि आपको देखने में आसानी रहेगी. ये लो, ये रहा 19th क्वेश्चन. बताओ 19th का आंसर क्या रहेगा? अगेन एक से ज्यादा आंसर हो सकता है. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन में क्या होगा?
कैसा रहेगा? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में कैथोड पर वाटर का और H प्लस का इनके बीच में कंपटीशन है, तो इट इज एक्चुअली द सेम थिंग, हाइड्रोजन लिबरेट होगा एट कैथोड, ये तो सही हो गया। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में SO4 2 माइनस वर्सेस वाटर का कंपटीशन रहेगा, है ना? तो इसमें कॉन्सेंट्रेटेड वाले के केस में ये हम लोगों ने क्लास नोट्स में देखा भी था कि सल्फेट आयन जीत जाएगा, और डाइल्यूट के केस में वाटर जीत जाएगा। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट रहेगा, बट सेकंड वाला इनकरेक्ट रहेगा, राइट? विच मेक्स फोर्थ वाला, डाइल्यूट के अंदर सल्फेट थोड़ा ना ऑक्सीडाइज होगा, डाइल्यूट में वाटर जीतेगा। ये समझ में आया आपको? दिस wins, water wins in dilute solution, ठीक है? And sulfate ion wins when in concentrated solution, right? So this is how we were discussing the concept of electrolysis. याद आया? Yes, sir. ठीक है। 20th क्वेश्चन चलो बताओ। ट्वेंटियथ क्वेश्चन में मल्टीपल तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, तो देखो बताओ उनमें से कौन सा तरीका। एंड इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि टेम्परेचर 298 केल्विन है, ठीक है? वो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है मान लो। तो बताओ कौन सा ऑप्शन बैठेगा। अगेन मोर देन वन चॉइस आंसर हो सकता है। ये वाला तो आना चाहिए, 20th वाला, ये रिलेटिवली इजी है, ये तो हम लोगों ने बहुत बार देखा हुआ है, करा हुआ है। इसका आंसर तो दो। हाँ, एक आंसर करेक्ट है ओमकार आपका, दूसरा आंसर भी ढूंढो। हाँ सेम ताकसन, आपका भी एक आंसर करेक्ट है, दूसरा आंसर ढूंढो एक और। हाँ प्रतीक, राइट राइट ताकसन। सो इसमें कैसा होगा, ये हम लोगों ने देखा था ना, दैट ई नॉट इज इक्वल टू आर टी बाई एन एफ लॉन के, या फिर आर टी बाई 2.303
NF log K, ऐसे लिख सकते हैं। एंड अगर टेम्परेचर 298 केल्विन है तो इस चीज को 0.059 बाय n इंटू लॉग के ऐसे भी लिखा जा सकता है, राइट। तो इससे मेरा सेकेंड और थर्ड दोनों बैठ जाएगा। ये 1.1 दिया हुआ है, ठीक है। चलो 21 बता दो। कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन, कंडक्टिविटी माने कापा, ठीक है। तो ये कापा किस किस पर डिपेंड करेगा? नहीं नहीं भूषण, नहीं। टू। सो हाँ, 2 एंड 1 इन दोनों पे डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब कैसा हो गया? स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है ना। तो अगर मान लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ज्यादा आयंस आ जाएंगे, ज्यादा कंडक्टिविटी हो जाएगी। वीक में कम आयंस रहेंगे, कम कंडक्टिविटी रहेगी, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन पे तो डिपेंड करता ही है, ये हम लोगों ने पढ़ा ही हुआ है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कापा भी कम हो जाता है, ठीक है। ये पावर ऑफ एसी सोर्स पे डिपेंड नहीं करेगा। पावर इससे क्या हो जाएगा, ये पावर से वोल्टेज चेंज हो जाएगा। V इज इक्वल टू आई आर होता है ना। तो एक्चुअली वोल्टेज चेंज करने से करंट चेंज हो जाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। करंट चेंजेस, रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज। वो तो कैसा, वो तो इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी है ना, वो थोड़ा चेंज होगा। सिमिलरली ये डिस्टेंस बिटवीन ऑफ इलेक्ट्रोड से भी फर्क नहीं पड़ेगा। डिस्टेंस बिटवीन ऑफ इलेक्ट्रोड से क्या हो जाएगा? सेल कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। सेल कांस्टेंट एंड आर रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। बट रो या फिर जो कापा है, ठीक है, यहाँ पर देखना, बट जो ये रहेगा R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये जो ये रो रहेगा ये थोड़ा चेंज करेगा। दिस डज नॉट चेंज। ये समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था ये। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप इसको पूरा आंसर कर पाओगे, बट हाँ, इसमें एक एक ऑप्शन को केयरफुली समझना जरूरी रहता है। 22 आप मुझे आंसर बता दोगे, इसका मुझे कॉन्फिडेंस है। कोलरूश लॉ से 1 3 4 1 3 and 4 में भी राइट, करेक्ट। किसने दिया आंसर? ओमकार तुमने दिया क्या? यस सर। हाँ राइट। 1 3 and 4। तो इसमें देखो ना, HCl और NaOH में से NaCl हटा देंगे तो बचेगा क्या? H प्लस NOH माइनस, वही वाटर का रहता है ना। वाटर का निकालना है ना, वाटर का किसकी वजह से होगा? H प्लस NOH माइनस की वजह से कंडक्टिविटी आएगा, ठीक है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा 1 3 and 4, ये आंसर बैठ जाएगा। ये हमने ऐसा क्वेश्चन पिछली क्लास में भी करा ही था, ठीक है। ऑल राइट,
23 एंड 24 क्वेश्चन ट्राई करेंगे। 23 एंड 24 में अंतर देखना। 23 में प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है, 23 में प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स है, और 24 में आपको कराऊंगा उसमें कॉपर इलेक्ट्रोड्स रहेंगी, ठीक है। दोनों में एक्वस कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। तो मुझे आप आंसर दो, इसमें क्या क्या रहेगा एनोड एंड कैथोड पर। फर्स्ट क्लास नोट्स में भी करे थे। हाँ बोलो। ट्वेंटी थ्री का क्या रहेगा? सर फर्स्ट ये तो रहेगा, चलो बिल्कुल सही। कॉपर विल डिपॉजिट एट कैथोड, और एनोड थ्री पर थ्री ऑक्सीजन विल बी रिलीज एट एनोड। एकदम सही, वेरी गुड। एंड व्हाट विल हैपन, मतलब यहाँ पर समझ में आया ना आपको कि कैथोड पर कॉपर 2+ वर्सेस वाटर में कॉपर जीत जाएगा, ठीक है। एंड एनोड पर सल्फेट और वाटर के बीच में वाटर जीत जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? कॉपर इलेक्ट्रोड में कंपटीशन रहेगा, कॉपर 2+ वर्सेस वाटर वर्सेस कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है, क्योंकि एक्टिव इलेक्ट्रोड हो गए यहाँ पर। अब ये कैथोड पे रहेगा, तो इसमें भी कॉपर 2+ जीतेगा। और एनोड पर सल्फेट वर्सेस वाटर वर्सेस कॉपर में कॉपर जीतने लग गया। ये कैथोड पे होगा और ये एनोड पे होगा। ये मैंने आपको बताया था कि कॉपर भी क्यों जीतेगा यहाँ पर, क्योंकि इसका SRP कम आ जाएगा। तो कैसा होगा? कॉपर विल डिपॉजिट एट कैथोड एंड कॉपर विल डिसॉल्व एट एनोड, राइट? कोई डाउट है इसमें किसी को? फोर में हो सकता है। हाँ बोलो, क्या डाउट है? फोर में हो सकता है। कॉपर विल डिपॉजिट एट एनोड, डिपॉजिट नहीं होगा ना, एनोड पर तो ऑक्सीडेशन होता है ना, हाँ तो वहां पर तो कॉपर से कॉपर 2+ आयन ही निकलेगा, वो आयन तो सोल्यूशन में जाएगा, जी। है ना। ओके चलो 25 बताओ। 25 कापा, इसके अलग अलग टाइप के फॉर्मूलाज हमने देख लिए थे, तो देखो कौन सा क्या मैच कर रहा है। फर्स्ट फर्स्ट ही मैच कर रहा है बस। R is equal to rho L upon A, right, and rho is 1 upon kappa। बाकी तो और कोई मैच ही नहीं कर रहा। ये जो G होता है ये क्या होता है? ये तो 1 अपॉन R हो गया, वो भी मैच नहीं करेगा, राइट। यही मैच करेगा इसमें तो, बस 25 वाला ही। ठीक है, 26 वाला बता दो चलो। फर्स्ट थ्री P molar conductivity of ionic solution depends on temperature and concentration of electrolyte। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स नहीं, इस पे नहीं डिपेंड करेगा। सरफेस एरिया बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, इस पे भी डिपेंड नहीं करेगा।
ये फर्स्ट एंड थर्ड ही अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा, राइट। ये तो सेल कांस्टेंट के पार्ट होते हैं ना। ये तो सेल कांस्टेंट हो जाएगा। इन सेल कांस्टेंट का से फर्क नहीं पड़ेगा मोलर कंडक्टिविटी को। चलो 27 बता दो। 2 3 4 2 3 4 हाँ करेक्ट, 2 3 एंड 4। ठीक है। अच्छा, मेरा आपसे वही रिक्वेस्ट रहेगा लास्ट टाइम के जैसा कि आप लोग ना टाइप करके मुझे आंसर भेजो, क्योंकि अभी क्या होगा कि उस चक्कर में बाकी जिसका आंसर थोड़ा लेट आ रहा है वो आंसर नहीं कर पाएंगे, है ना। तो लेट्स कोऑपरेट, और मुझे आप लोग टाइप करके मैसेज दे दो कि ये आपके आंसर्स हैं। ठीक है, मैं बता दूंगा सही है कि गलत है। ठीक है, तो ये मोर देन वन चॉइस वाले में आपका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपने सही से आंसर कर दिए, दैट्स रियली गुड। ठीक है, अब मैं वापस से आपको सिंगल चॉइस क्वेश्चंस के तरफ लेके आ रहा हूँ। एंड ये हम लोगों ने हम लोग कैसे इसमें डिफरेंट डिफरेंट सब टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं उनमें से कुछ चार चार पांच पांच क्वेश्चन पिक कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसा हमारा परफॉर्मेंस रह रहा है इनमें। ठीक है, तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रोलिसिस वाला ही कर लेते हैं। तो लेट्स सी, पहले 5 क्वेश्चन करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के। फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर दो। तो रहा है नेट। एक मिनट आप, ठीक है, चलो बताओ फर्स्ट वाले का आंसर क्या रहेगा। सर सेकंड का भी। पहले फर्स्ट वाला का बताओ ना, फिर मैं सेकंड वाले पे आऊंगा। अरे ताकसिन, तुम फर्स्ट वाले का आंसर ए कैसे दे रहे हो बाबा। ए और बी तो हो ही नहीं सकता ना। मतलब कम से कम कोई क्लोरीन का कंपाउंड तो होगा ताकि Cl2 निकलेगा एनोड पर। तुम क्लोरीन एनोड पे कैसे निकालोगे वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करके। तो ये ए और बी तो अच्छा, डेफिनेट। सी सी से सॉरी। हाँ, सी विल बी द करेक्ट आंसर। डी भी गड़बड़ हो जाएगा, क्यों? क्योंकि डी में कॉपर और वाटर में कॉपर जीत जाएगा, तो हाइड्रोजन गैस नहीं लिबरेट होगा। हाँ, अभी सेकंड वाले का बताओ। सेकंड वाले का क्या बता रहे थे ओमकार तुम? सर बी बताया, ए सही है। सेकंड वाले का बी कह रहे हो तुम? नहीं सर, बी गलत था इसलिए ए। अच्छा,
देख के बताता हूँ, देखो मैं इसमें कैसा होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। मैं भी एक बार चेक करके बताता हूँ सुधाकर, देखने दो एक बार। इसमें मैं अगर याद करूँ कुछ कुछ चीज़ें, तो ये जिंक को हमने जिंक 2+ के सोल्यूशन में डाला था, और कॉपर को कॉपर 2+ के सोल्यूशन में डाला था, और एक्सटर्नली एक वायर से कनेक्ट करा था और इंटरनली एक सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया था। फिर हमने यहाँ पर एक एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया था, क्योंकि पहले तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे जा रहे थे, पहले इलेक्ट्रॉन्स जिंक से कॉपर की तरफ जा रहे थे, पर हमने अब एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। हमको चाहिए था कि नहीं, अब इलेक्ट्रॉन्स अलग डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। यहाँ पर रिडक्शन होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। ये कैथोड रहेगा और ये एनोड रहेगा। तो एक्सटर्नल वायर में आप देखोगे तो करंट तो कैसा जा रहा है, कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है। ठीक है, आउटर सर्किट में करंट करंट के बारे में बात जा रहा है। और इंटरनल सर्किट में अभी यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जिंक 2+ आयंस रिएक्ट हो जाएंगे, रिडक्शन हो रहा है ना, जिंक 2+ आयंस रिएक्ट होंगे, तो पॉजिटिव आयंस की कमी होगी, तो उनको रिप्लेनिश करने के लिए पॉजिटिव आयंस इधर आएंगे जिंक वाली साइड, एंड नेगेटिव आयंस जाएंगे कॉपर वाली साइड। ठीक है, एंड अब इसमें आप नोटिस करोगे तो करंट रहेगा इस तरफ, मतलब नेगेटिव के ऑपोजिट और पॉजिटिव की डायरेक्शन में। तो करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, एनोड से कैथोड, इनसाइड द सेल। इसका आंसर सिंगल ही होगा। हाँ, है सिंगल ही, और इसमें इनसाइड द सेल आपको यहाँ पर इसका आंसर क्या दे रखा है, सेकंड वाले का आंसर देखें एक बार, ए दिया हुआ है। तो इन्होंने इनसाइड द सेल का नहीं करा होगा, बट इनसाइड द सेल भी करंट जाएगा ही सही ना, मतलब सर्किट तो पूरा कंप्लीट होगा ही सही। सर लेकिन इनसाइड सेल में आयंस रहते हैं ना। हाँ, तो वो आयंस भी तो चार्ज कैरी कर सकते हैं ना। देखो करंट क्या होता है, करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, अब चार्ज इलेक्ट्रॉन भी कैरी करते हैं, चार्ज आयन भी कैरी करते हैं। तो यहाँ एक्सटर्नल पार्ट में तो इलेक्ट्रॉन से हो रहा है, और इंटरनल पार्ट में आयन से हो रहा है ना। तो यहाँ पर आपका ये डी ऑप्शन भी आंसर होएगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है, ऑलराइट, चलो थर्ड वाला कर दो। हाँ, क्या आंसर दिया ओमकार तुमने थर्ड का? नहीं नहीं नहीं, थर्ड का
बी रहेगा। एनोड पर किस किस के बीच में कंपटीशन होगा? सल्फेट फोटो मारना। एंड वाटर के बीच में, ठीक है, इनके बीच में कंपटीशन होगा एनोड पर। अब जीतेगा कौन? वाटर जीतेगा। अब वाटर में कौन सा आयन होता है? OH माइनस होता है ना, अनायन। O2 माइनस थोड़ा ना होता है। यस सर। OH माइनस आयन डिस्चार्ज होगा, ठीक है। अच्छा चलो, फोर्थ वाला बताओ। डी। नहीं, इसमें देखो ना, सेम चार्ज पास होगा ना, तो कैसे लिखोगे? मतलब इक्विवेलेंट ऑफ अल्यूमिनियम विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर। अब इक्विवेलेंट क्या होता है? मोल्स इनटू एन फैक्टर। अभी एन फैक्टर अल्यूमिनियम का 3 रहेगा और सिल्वर का 1 रहेगा। सिल्वर के तो 3 मोल्स डिपॉजिट हो जाएंगे। समझ में आया? एन एन फैक्टर गलत नहीं होता है। हाँ, नहीं तो जल्दबाजी मत करो ना। सिंपल कॉन्सेप्ट आते हैं आप लोगों को भाई, मतलब आप लोगों का, जैसे लास्ट क्लास में भी आप लोग आंसर दे रहे थे, तो मुझे वही समझ में आ रहा है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर होने लग गए, आंसर आने लग गए। बट अब वो होते हुए भी केयरलेस मिस्टेक करके आंसर मत गवाओ। थोड़ा सोच के तसल्ली से आंसर दो। अभी फिफ्थ वाले का बताओ, चलो फिफ्थ वाले का क्या रहेगा? ए। नहीं, चैट पे लिख के दो ना। लोगों को भी चैट पे लिखने में आलस आता है क्या? हाँ, ताकसन ने सही दिया है आंसर। और भी लोग ट्राई करो। इसमें क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। कैथोड पर वाटर वर्सेस Na प्लस आयन में
डेफिनेटली वाटर जीतेगा, H2 गैस आएगा। और एनोड पर सल्फेट वर्सेस वाटर में वापस से वाटर जीत जाएगा, तो O2 गैस आएगा, है ना। तो ये आपको सी ऑप्शन आंसर करा देगा। ठीक है, तो ये थोड़े इलेक्ट्रोलिसिस के प्रैक्टिस हो गए। चलो ठीक है, अभी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस का प्रैक्टिस कर लेते हैं। कंडक्टेंस रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोगों ने पहले देखे थे, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पेन चलाओ, कैलकुलेट करो। 11th वाले क्वेश्चन से आंसर करो। 11th वाले का आंसर क्या होगा बताओ। आया 11th वाले में कुछ कैलकुलेशन करके? एक मिनट सर। हाँ, ऑप्शन भी दूर दूर है, इसमें तो आप अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन भी कर सकते हो। स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कापा पूछा है आपसे। नहीं, सर 13.31। कंडक्टेंस दिया हुआ है आपने ऐसे। हाँ, बी ऑप्शन सही लग रहा है। R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, है ना। और R को लिख सकते हैं 1 अपॉन कंडक्टेंस, और रेजिस्टिविटी को लिख सकते हैं 1 अपॉन कंडक्टिविटी, राइट। तो इसमें L बाई ए कितना आ जाएगा, कापा बाई जी। सो 0.3568 अपॉन 0.0268। तो इसको जब आप करोगे सिंप्लीफाई, तो ये बी ऑप्शन के पास आना चाहिए। ठीक है, 12th वाला बताओ। 12th वाला 12th वाला थोड़ा सा गंदा है। 12th वाले में ऑप्शंस बहुत पास पास है, मतलब ये इतने पास पास ऑप्शंस, तो मतलब आपको फिर पूरा एकदम एक्यूरेट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वो थोड़ा सा फिर अप्रोक्सीमेशन मत करना, प्रॉपर कैलकुलेशन करके आंसर करने की कोशिश करना।
सर सी। सी? नहीं, आई थिंक डी आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। इसमें एक बार देख लो, इसमें मतलब फॉर्मूलाज तो यही लगेंगे, ठीक है, यही सेम सेट ऑफ फॉर्मूलाज लगने वाले हैं। इसमें अब आपको आर दे दिया है और कापा दे दिया है, ठीक है, और आपसे सेल कांस्टेंट पूछा जा रहा है। आर दे दिया, कापा दे दिया, और सेल कांस्टेंट पूछा जा रहा है। तो आर इंटू कापा हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा? थोड़ा बहुत पास पास ही है। 2.768 इंटू 82.4 कितना दिखा रहा है ये? 228, तो 2 पॉइंट बी ऑप्शन। घरी कामी नाही का? घरी कोण कामात करते? तू शिकून जाते, उपयोगात येतं नंतर घेवायचा। बी ऑप्शन के काफी पास आ जाएगा, ठीक है। 13th क्वेश्चन देखो, 13th क्वेश्चन का कैसा रहेगा? थर्टींथ क्वेश्चन में ये आपको यहाँ पर नोटिस करना, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वर्सेस डिक्रीज इन कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। आप लोगों ने क्लास में ऑलरेडी एक ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, ए सर। लैम्डा ई क्यू वर्सेज रूट सी का, है ना। और वो कैसा था? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस तरीके से था। हाँ, तो किसने आंसर दिया था अभी? भूषण तुमने तक्षण तुमने दिया था भूषण? तक्षण सर। अच्छा, ताकसिन ने दिया था। हाँ, तो ताकसिन तुम्हारा आंसर करेक्ट है। बाकी लोग भी सोचो कैसे रहेगा। लैम्डा ई क्यू वर्सेस रूट सी। नहीं भूषण, इसमें ए ऑप्शन आंसर सही रहेगा। मतलब देखो, आपने ये वाला ग्राफ तो क्लास नोट में सीखा था, तो यहाँ से क्या क्या दिख रहा था? जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, लैम्डा ई क्यू बढ़ रहा है, ठीक है। ये जो ग्राफ है यहाँ पर नोटिस करना, ये ग्राफ जो है किसके अगेंस्ट है? ये लैम्डा ई क्यू वर्सेस डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन है। डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन मतलब ये 1/c के अगेंस्ट ग्राफ बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो
कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे कम होगा तो 1/c क्या होगा, बढ़ेगा, और लैम्डा AQ बढ़ता जाएगा, ठीक है। एंड कॉन्सेंट्रेशन अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो लैम्डा AQ किसको अप्रोच करता है, लैम्डा AQ इन्फिनिटी को। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है दैट जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होता जा रहा है, 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन किसको अप्रोच, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन 0 को अप्रोच करता जा रहा है तो 1/c इन्फिनिटी की तरफ जाता जाएगा, और लैम्डा AQ उसके लैम्डा AQ इन्फिनिटी वैल्यू को अप्रोच करता जाएगा। तो इसमें ए ऑप्शन सबसे सूटेबल आंसर रहेगा, ठीक है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इतना इजीली स्ट्राइक नहीं होता, पर इसमें ये 2 पॉइंट्स से हम लोग बेटर एक्सप्लेन कर पाते हैं, ठीक है। पहले पॉइंट से तो मैं बी और डी को रिजेक्ट कर दूंगा कि बी और डी में तो क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज डिक्रीज करने पर लैम्डा AQ बढ़ना चाहिए, यहाँ पर तो क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन जब 1/c बढ़ रहा है मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, तो ये तो लैम्डा AQ को कम कर रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर बी और डी में, तो ये तो गड़बड़ हो गए। अभी ए और सी ऑप्शन में ये सेकंड पॉइंट हेल्प करता है that जब कॉन्सेंट्रेशन 0 को अप्रोच करेगा यानी कि 1/c जो है वो लार्ज वैल्यू की तरफ जाएगा, तो लैम्डा AQ इन्फिनिटी की तरफ जाना चाहिए, ऐसे बढ़ते ही नहीं रहेगा कि तो बढ़ते ही जा रहा है ना इससे, तो ऐसे बढ़ता ही नहीं रहेगा, ठीक है। समझ में आया? थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। ठीक है, 14th वाला बता दो चलो। नहीं ओमकार, आपका आंसर सही नहीं है, आप एक बार ऊपर चेक करो ना, ऊपर मैंने जो एक्सप्लेन किया उसके बेसिस पर ही 14th का भी आंसर आ जाएगा। हाँ वहां पर हम लोग देख रहे हैं, ऊपर हमने देखा ना कि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है वैसे वैसे लैम्डा AQ बढ़ रहा है। हाँ तो अच्छा सॉरी माय बैड, मैंने गलत रीड कर लिया, मैंने ओमकार आपका आंसर गलत रीड कर लिया। ओमकार आपका आंसर सही है, सी ऑप्शन, कि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होगा वैसे वैसे लैम्डा AQ का वैल्यू बढ़ता जाएगा। हाँ मैंने वो एक्चुअली उसके ऊपर वाला आंसर पढ़ लिया था, ठीक है। 15th वाला कर दो चलो, 15th वाले का आंसर बताओ। फिफ्टीन वाले का कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल है भूषण, आपने देखो यूनिट्स का भी ध्यान देना है यहाँ पर, है ना। ऐसा नहीं है कि बिना यूनिट्स के बस न्यूमेरिकल आंसर देख लिया, फटाफट फटाफट केयरलेस मिस्टेक हो जाएगी। यूनिट्स देखना भूषण।
सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। एक सिंपल ही है तो, सेम ऊपर जैसा फॉर्मूला लिखना है यहाँ पर, R is equal to rho L upon A, और you can say 1 upon kappa into L upon A। तो उससे आपका ये सॉल्व हो जाएगा। इसमें यूनिट्स सी ऑप्शन की सही रहेंगी। ठीक है, चलो गुड। अच्छा, अभी थोड़ा सा अलग सेक्शन ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लॉ, चलो ये फैराडेज लॉ का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से बताओ। क्वेश्चन नंबर 19 का डिस्कशन करते हैं। 19 का करेक्ट आंसर दो। क्या आ रहा है 19 का आंसर? इसमें देखो ना, 19 में कैसे करना रहेगा। इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ H2, राइट। तो इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर कैसे लिखोगे? मास अपॉन एटॉमिक मास। ये मोल्स आ गए, एन फैक्टर इसका 2 रहेगा, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये मोल्स आ गए, और हाइड्रोजन का एन फैक्टर भी 2 रहेगा, राइट। तो इससे मास आ रहा है ना आपका, लगभग ये 16 ग्राम आ तो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ओमकार कहाँ पे गड़बड़ कर दिया? सर वो फैराडे का फर्स्ट लॉ लगाया था, इसलिए गड़बड़ हो गई। फैराडे का फर्स्ट लॉ भी चलेगा ना, मतलब उसमें भी आपको मतलब आप एक्चुअली वहां से ज्यादा मेहनत हो जाएगी। फर्स्ट लॉ लगा के आप वहां से चार्ज निकालोगे, और चार्ज से फिर वापस, क्योंकि ये दोनों चीजों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल करना है ना। सेकेंड लॉ बेटर रहेगा यहाँ पे।
ठीक है, अच्छा चलो 20th बता दो। थोड़ा सा कैलकुलेशन है पर इतना बुरा कैलकुलेशन नहीं है, करके देखो। सी। देखता हूँ मैं एक बार। सो मास डिवाइडेड बाय 63.5 इंटू 2, ये हो गया मोल्स इंटू एन फैक्टर। दिस शुड बी इक्वल टू IT बाय 96500। 2.6 इंटू टाइम कितना हो जाएगा? 386। सॉरी, हाँ 200 नहीं, 380। 380 अपॉन 96500, यही करा। हाँ सी आ रहा है आंसर। चलो मान लेते हैं तुमने कैलकुलेशन सही करी है। ठीक है, 21 का बताओ चलो। 21 में क्या रहेगा? और जल्दबाजी मत करना आंसर करने की, लिख लिख के करो तो केयरलेस मिस्टेक अवॉइड हो जाएगी। हाँ भूषण, करेक्ट आंसर लग रहा है तुम्हारा। राइट, तो यहाँ पर देखो कैसा रहेगा। मैं इसको इधर लिख देता हूँ, यहाँ चलो नीचे लिख देता हूँ। इक्विवेलेंट ऑफ
aluminium will be equal to equivalent of copper will be equal to equivalent of sodium, which is equal to the charge in farad, which is given to you as 3. तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, moles of aluminium इसका n factor, moles of copper into उसका n factor and moles of sodium into उसका n factor equal to 3. तो moles of aluminium कितने आ रहे हैं, 1, कॉपर आ रहे हैं 1.5 और सोडियम आ रहे हैं 3. तो समझ में आया, बी ऑप्शन आंसर हो गया. समझ में आया ये भी, है ना. अच्छा चलो 22 बता दो. 22 में कैसा रहेगा. 22 तो आसान होना चाहिए. ग्राम इक्विवेलेंट मैंने बताया आपको, ग्राम इक्विवेलेंट को कैसे रीड करते हैं. हाउ इज ग्राम इक्विवेलेंट टू बी रेड. सी. हाँ, ग्राम इक्विवेलेंट मतलब होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, राइट. सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में हमें समझ में आ जाएगा दैट 1/100 इक्विवेलेंट है, तो that will be equal to Q in coulomb upon 96500. So 96500 multiplied by 0.01, you will get the charge in coulombs. ठीक है, ठीक है. तो आई थिंक ये इलेक्ट्रोलिसिस वाले भी कुछ सैम्पल क्वेश्चंस ठीक थे, आपको समझ में आ गए. गुड. अभी नेक्स्ट सब टॉपिक्स पे देख लेते हैं. ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन. ठीक है, तो यहाँ 34 से स्टार्ट करते हैं. चलो 34 पे मुझे बताओ 34th का आंसर क्या रहेगा. हाँ ओंकार, करेक्ट आंसर है. वेरी गुड. बाकी लोग भी सोचो, आना चाहिए 34th. हाँ करेक्ट आंसर है ताक्सन. गुड. तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा. ये हाइड्रोजन से H+ बन रहा है एनोड पर, है ना, और राइट हैंड साइड पर मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है.
AgCl Ag का डिप्ड इन द अनायन। ठीक है, इसमें बस ये हटा दो, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज हटा दो, ये सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं है, ये कॉमन इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा दोनों के लिए। H+ आयन एनोड पे काम आ जाएगा, Cl- आयन कैथोड पे काम आ जाएगा, इसमें सॉल्ट ब्रिज का जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑलराइट। 35 बताओ, 35 का ये हमने लास्ट क्लास में भी प्रैक्टिस किया था। नहीं ओमकार, देखो। सर ए ए हाँ राइट, भूषण ताकसिन राइट। इसमें देखो ना, SRP सबसे नेगेटिव किसका दिख रहा है? जिंक का दिख रहा है ना, सबसे ज्यादा नेगेटिव SRP, तो वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, राइट। देन 36 में, 36 का बताओ। थर्टी सिक्स का क्या आंसर रहेगा? थर्टी सिक्स में आप लोगों को हाँ ओमकार, अभी आपने करेक्ट आंसर दिया है 36 का। बाकी लोग भी देखो क्या आंसर रहेगा। नहीं, भूषण आपका भी आंसर सही है। इसमें देखो ना, SRP सबसे कम किसका है? जिंक का। तो जिंक बाकी के दोनों आयंस को रिड्यूस कर सकता है ना। ठीक है, डी डी ऑप्शन गड़बड़ रहेगा। डी ऑप्शन को अगर करेक्ट करना है तो यहाँ पर Cu2+ लिखना पड़ेगा, तो फिर मेरा डी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा कि Cu2+ कैन ऑक्सीडाइज जिंक एंड सिल्वर। समझ में आया? किसने बोला था डी ऑप्शन? ताकसिन तुमने बोला था क्या? नहीं सर। अच्छा, तो जिसने भी डी ऑप्शन बोला था, तो यहाँ पर Copper 2+ होता, तो फिर डी ऑप्शन करेक्ट होता। ठीक है, अच्छा 37th बताओ। ये आना चाहिए, 37 और 38 ये दोनों आने चाहिए, काफी आसान लग रहे हैं।
नहीं भूषण, दोबारा देखो। नहीं ताकसिन, क्या कर रहे हो तुम लोग? 37 का आंसर दे रहे हो ना? 37 का नहीं, ओमकार आपका भी आंसर गलत है 37 का। सिल्वर लेस एक्टिव है ना, सिल्वर इज लेस एक्टिव देन कॉपर। तो सिल्वर को कॉपर 2+ के सोल्यूशन में डालेंगे तो देयर इज नो रिएक्शन, नथिंग विल हैपन। सिल्वर इज लेस एक्टिव। थोड़ा सा रिवाइज करो, ये रिएक्टिविटी सीरीज वाला पार्ट ना थोड़ा सा रिवाइज करते रहना पड़ता है, अदरवाइज ऐसे जल्दी दिमाग से निकल जाएगा। चलो 38 वाला बता दो, 38 वाला तो आना चाहिए। 38 वाला तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, उसमें तो कुछ ट्रिक भी नहीं है। थर्टी एट का भूषण ने दिया है एकदम करेक्ट आंसर, और ओमकार ने दिया है गड़बड़ आंसर। भूषण का सही है, ओमकार तुम देखो ना, इसमें हमको कैसा चाहिए? लार्जेस्ट ई नॉट सेल चाहिए। ई नॉट सेल्स क्या होता है? SRP कैथोड माइनस SRP एनोड। तो ये हमको मोस्ट पॉजिटिव चाहिए, जो कैथोड वाला है, this should be the most positive value and SRP anode should be most negative value। तो इसमें ये 1 और 4 का कॉम्बिनेशन सही बैठेगा to get the largest E cell। समझ में आया? 38 वाला क्या कह रहे हो ताकसन? यस सर बोला। अच्छा ठीक है। अच्छा चलो थोड़े से और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ये नर्स इक्वेशन से रिलेटेड थोड़े से कर लेते हैं। नर्स इक्वेशन की अभी प्रैक्टिस नहीं हुए थे काफ़ी टाइम से, तो करो इन 40th क्वेश्चन से ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 40 से देखो क्या आ रहा है। लिख लिख के करना, हवा में मत करना। यू हैव टू गिव द आंसर, करेक्ट आंसर इन वन गो।
हाँ ताकसन, सही लग रहा है आपका आंसर। इसमें देखो ना, नर्स इक्वेशन लिखेंगे हम लोग तो हमें आंसर पता पड़ेगा। तो इसमें E इज इक्वल टू E नॉट माइनस RT बाय NF लॉन Q। ठीक है, और Q क्या होगा यहाँ पर, SN2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। अब ये माइनस साइन को अंदर ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लियरली देखने को मिले। तो E इज इक्वल टू E नॉट प्लस RT बाय NF इंटू लॉन, माइनस साइन को अंदर ले लेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे मैं Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो E का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। 41 वाला बताओ चलो। एंड 41 वाले में मैं आपको बता देता हूँ, आप केयरलेस मिस्टेक कर दोगे। ढंग से क्वेश्चन रीड करना। आपको SOP दिया हुआ है, SRP नहीं। बी। हाँ राइट, बी ऑप्शन करेक्ट है। किसने दिया, ताकसिन ने और भूषण ने, राइट। बी ऑप्शन करेक्ट है। मैं आप, तो लेकिन इसमें उल्टा नहीं हो जाएगा क्या? हाँ नहीं तो देखो ना, आप E नॉट सेल को कैसे लिख सकते हो, SRP कैथोड माइनस SRP एनोड ऐसे लिख सकते हो, या फिर हाँ। माइनस SOP कैथोड प्लस SOP एनोड ऐसे लिख दो। तो वही यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, उसको पुट करोगे तो आपका बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, है ना। सर कैथोड तो जिंक है ना? नहीं, कैथोड जिंक थोड़ी ना है। कैथोड तो ये देखो ना, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है ना जिंक का, तो जिंक जिंक से 2 प्लस में जा रहा है तो जिंक एनोड हो गया, और सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है, सिल्वर कैथोड हो गया। ठीक है, अच्छा अभी 42 वाला ट्राई करो।
तो ई नॉट आर के रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या आ रहा है 42 का? सर डी। डी? नहीं नहीं नहीं, इतना थोड़ा चेंज हो जाएगा। देखो ना आप कैसे कैलकुलेशन कर रहे हो। नर्स इक्वेशन लगेगी। ठीक है, पहले तो इक्वेशन देख लेते हैं यहाँ पर। m प्लस aqueous प्लस इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू गिव यू m सॉलिड। तो इसमें n का वैल्यू 1 और q आ जाएगा 1 अपॉन m प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो E आ जाएगा E नॉट माइनस 0.059 बाय 1, क्योंकि n का वैल्यू 1 है, लॉग q 1 अपॉन m प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। अब ये माइनस साइन को अंदर ले लूंगा तो ये m प्लस न्यूमरेटर में आ जाएगा, है ना। इस तरीके से आ गया ये। अब E नॉट आपको दिया हुआ है कितना, -2.36 प्लस 0.059 बाय 1 एंड लॉग कॉन्सेंट्रेशन 0.1 दिया हुआ है, तो लॉग ऑफ 0.1 क्या हो जाएगा, -1। तो ये बी ऑप्शन आ रहा है ना आपका। समझ में आया? कहाँ पर गड़बड़ हुई थी देखा सो आपने? क्यू 1/m प्लस के साथ। क्यों, ये रिएक्शन है ना आपकी, ये जो रिएक्शन है इसमें प्रोडक्ट तो सॉलिड है, तो ऊपर न्यूमरेटर में 1 आ हाँ गया और डिनोमिनेटर में m प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ गया, है ना। यस सर। अच्छा चलो 43 बताओ। और अब वापस से देखो, केयरफुली आंसर करना, एक बार में करेक्ट आंसर चाहिए मुझे। आप ये चीज देखो, बार बार वही चीज हो रही है, रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर क्वेश्चन में हम लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो एक बार अच्छे से तसल्ली से लिखकर आंसर करो 43 का।
हाँ, क्या आ रहा है 43 का बताओ। बी। नहीं, देखो ना, जिंक oxidizes Fe2 plus, not Fe. ठीक है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। सिमिलरली मैग्नीशियम विल ऑक्सीडाइज Fe2 प्लस। नहीं सॉरी, इनफैक्ट ऑक्सीडाइजेस भी नहीं बोलना चाहिए। जिंक विल रिड्यूस Fe2 plus, magnesium will also reduce Fe2 plus. ठीक है, जिंक रिड्यूसेस Mg2 plus, ये भी नहीं होगा। जिंक लेस एक्टिव है ना मैग्नीशियम से। मतलब आप क्या करा करो ना, जब भी अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो आप ऐसा करा करो, इनको अलग से एक लाइन में ऐसे लिख लिया करो, जैसा हम लोगों ने सीरीज में लिखा था ना। हम लोग सीरीज में कैसे लिखते हैं, यहाँ पर देखो, मान लो ये डेटा मेरे सामने आता और मैं भूल गया होता कि कैसे आंसर करना है, तो मैं क्या करता, यहाँ पर देखना, मैं इनको अरेंज कर देता। Fe2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग Fe, ये माइनस 0.44 वोल्ट हो गया। जिंक 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग जिंक, ये माइनस 0.76 वोल्ट हो गया। एंड Mg2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग Mg, ये आ गया माइनस 2.37 वोल्ट। ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेता जैसा मेरे को पहले पता था, मैंने जैसा पढ़ा था। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, इसमें मुझे समझ में आ जाएगा अब रिएक्शन कैसे लिखेंगे। जो Mg है, ठीक है, वो इन दोनों आयंस को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीडाइजेज जिंक ऑक्सीडाइजेज, ये तो गलत हो गया ना, ये ऑक्सीडाइज थोड़ा ना कर रहा है, ये तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, ये तो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, तो इसके लिए ये दोनों गड़बड़ हो गया, है ना। अब जिंक रिड्यूसेस, जिंक किसको कर पाएगा, जिंक Fe2 प्लस को तो रिड्यूस कर देगा, ठीक है, बट Mg2 प्लस को नहीं कर पाएगा जिंक, क्योंकि जिंक आयरन से ज्यादा एक्टिव है बट मैग्नीशियम से कम एक्टिव है। तो इससे आपको समझ में आएगा दैट डी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। ठीक है, समझ में आया। कोई डाउट है इसमें आपको। नहीं। अच्छा, अगला क्वेश्चन ट्राई करने के पहले एक चीज मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी थी। कल का जो अपना लेक्चर है, ठीक है, कल अपना एक सुबह 8 बजे लेक्चर है ना, हाँ। वो लेक्चर अगर मैं सैटरडे को शिफ्ट करूं, तो आप लोगों को कोई दिक्कत आएगी, किसी और के साथ में क्लैश कर रहा है क्या सैटरडे को सुबह 8 बजे। एक बार आप लोगों का टाइम टेबल देख के मुझे बताओ, मुझे कल सुबह एक्चुअली थोड़ा सा काम है। सैटरडे को मुझे, मेरा फ्री है शेड्यूल, तो मैं सैटरडे को ले सकता हूँ। आप लोग एक बार देख के बताओ, आप लोगों के सैटरडे को कोई क्लास है।
नो टेस्ट नहीं है ना कोई? टेस्ट वगैरह भी देख लेना, कोई टेस्ट हो बता पड़ा ये सैटरडे को। टेस्ट भी नहीं है ना? नहीं। ठीक है, तो फिर कल का जो आपका क्लास है 8 बजे वाला ना, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी रिमाइंडर डाल दूंगा आप लोगों को। कल का क्लास हम लोग सैटरडे को सुबह कंडक्ट करेंगे, ठीक है? अच्छा, अब एक और चीज, जैसे मैंने जो मेडिकल वाला बैच है उसमें आज नया चैप्टर चालू करने की जगह केमिकल काइनेटिक्स का एक रिवीजन किया, जिसमें हमने एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स और ये ऐसे ही लेवल 1 लेवल 2 वाले क्वेश्चंस का डिस्कशन करा, टू गेट अ क्विक आइडिया कि आपको पुराना कितना अच्छे से याद है कि नहीं याद है। तो आप लोगों का सैटरडे का जो लेक्चर है उसमें क्या हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का डिस्कशन कर सकते हैं? हाँ। ठीक है, एक क्विक रिवीजन हो जाएगा वो क्लास में और थोड़े से प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग क्वेश्चंस। तो सैटरडे के लिए मेरे हिसाब से ये बेस्ट रहेगा, ठीक है? तो कल का क्लास शिफ्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है? कल का क्लास आई एम शिफ्टिंग टू सैटरडे। ऑल राइट, ठीक है। तो आई थिंक इसमें तो हम लोगों ने अभी कर लिए, थोड़े बहुत क्वेश्चंस और रहेंगे तो ये आप लोग प्रैक्टिस करो और, ठीक है? और इनमें कुछ डाउट रहेगा तो वो भी मुझे बताना, हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी मुझे जितना आइडिया लगा आप लोगों के साथ में क्वेश्चन करके, तो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हम लोगों ने कवर करे इसके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, तो इसमें हमारा एक डिसेंट ग्रिप आ गया है, ठीक है? थोड़े बहुत केयरलेस मिस्टेक्स अभी भी कर रहे हो आप लोग, बट वो केयरलेस मिस्टेक प्रैक्टिस से ही जाएंगे, ठीक है? उसका और कोई इलाज नहीं है, उसका प्रैक्टिस ही हमारे लिए एक अप्रोप्रिएट तरीका रहेगा, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के साथ में, नेक्स्ट क्लास मतलब जो कल होने वाली थी ट्यूसडे को, सॉरी वेडनेसडे को, वो मैं सैटरडे को शिफ्ट कर रहा हूँ। और उसमें मैं केमिकल काइनेटिक्स, आप लोग रिवीजन करके आना, ठीक है? ऐसा नहीं कि मुंह उठा के बैठ गए क्लास के अंदर, वरना आपको फिर ध्यान नहीं रहेगी चीजें, क्योंकि मैं तो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके साथ में थोड़ा सा एक बार आउटलाइन दिखाने बताने के बाद में। तो थोड़ा सा पढ़ के आना उसके नोट्स, और फिर हम लोग थोड़े क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो आज के लिए इतना काफी है। कुछ डाउट है आपको, कुछ पूछना है, कोई सजेशन है आप लोगों का? नहीं। चलो ठीक है, फिर आज का लेक्चर मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। ऑल राइट, चलो, थैंक यू गाइस।